सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हमने वादा किया था और हम फिर वापस आ गए एक नए बहुत खास मेहमान के साथ, जो हमारे साथ सपनों की नगरी मुंबई से जुड़े हैं। आनंद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नर्चर लाइफ टॉक्स में। आनंद जी इज अ रिनाउंड टेलीविजन डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर। तो जब तक आनंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आनंद जी के बारे में कुछ-कुछ बातें आप लोग को बताना चाहूँगी। वैसे तो बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन कुछ अहम बातें जो हैं, वो कुछ यूँ हैं। आनंद जी ने इंडिया की सबसे ज्यादा एपिक टीवी सीरीज का निर्माण सन 1993 में किया था, जिसका नाम है देख भाई देख। आनंद जी ने इसी बहाने इंद्रधनुष और इधर उधर टेलीविजन सीरीज का भी निर्माण किया। तो अब मुझे लगता है कि हम लाइव जा चुके हैं और लोग हमें देख रहे हैं। आपका वेरी गुड स्वागत है नर्चर लाइफ टॉक में सर। Thank you very much for inviting me here. I'm very happy to be here. I must apologize to your viewers about my nasal this thing. मेरी आवाज बिल्कुल बैठी हुई है क्योंकि मैं 4 दिन से बीमार चल रहा था, तो थोड़ा आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा। सर थैंक्स अ लॉट सर कि आपकी तबीयत खराबी में भी आप अपना वक्त निकाल के हम लोग के साथ जुड़े हैं। हम लोग आपके बहुत आभारी हैं सर। और मैंने आपके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बता दिया है, बाकी हम आपकी जुबानी ही जानेंगे जी। तो सर मैं आपकी और हमारी बातों का सिलसिला शुरू करती हूँ एक प्यारे से कोट के साथ। वो कोट कुछ यूं है, जी। A great director gives life to work of art, gives it a heartbeat, a pulse, open its eyes to the world. So sorry I couldn't hear you sir. मैं आपको फिर से बताती हूँ। A great director gives life to a work of art, gives it a heartbeat, a pulse, open its eyes to the world. जी, lovely. जो है एक lovely. तो सर हमारा पहला सवाल आपसे कुछ यूं है, पैदाइशी दौर, बचपन का सफर, तालीम कहाँ से हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी पैदाइश हुई थी गुड़गांव में, जब गुड़गांव बिल्कुल एक गांव सा होता था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम घरों में थी और सूरज बिल्कुल नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। तो मेरी पैदाइश गांव की है, लेकिन मैं पैदा हुआ था एक अच्छे संपन्न परिवार में और बहुत वैल्यू बेस्ड हमारी अपब्रिंगिंग रही। मेरे फादर रिफ्यूजी आए थे लाहौर से इन 1947, पर उन्होंने 1950 में एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, सिर्फ इसलिए कि उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियों से काम करवाते हैं। तो वो उस टाइम शहर वो माँ बाप को 10 रुपया देते थे कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो। इसी तरह से वो आई ऑपरेशन कैंप्स लगाते थे। वो धीरे धीरे बढ़ के प्रॉपर आई हॉस्पिटल बन चुका है। लेकिन हम लोगों की तालीम इस तरह से होती थी कि हम लोग, उनके 6 भाई थे, सारे बच्चे कच्चे, हमारे बाहर के दोस्त ज्यादा नहीं थे। हमारे घर में ही 40 बच्चे थे और घर बहुत बड़ा था, तो हम लोग उसी में ही अपनी खेल कूद करते रहते थे, उसी में घूमते रहते थे। हमारे कजन ही हमारे बेस्ट फ्रेंड्स थे और हम सबसे सेवा करवाई जाती थी कि जो मरीज हैं, जो गांव से लाए जाते हैं, जिनकी आंख बनाई जाती है, वो चिलमची होती थी उन दिनों कि उसमें उनकी थूक को बाहर फेंक के आओ, उनके पेशाब को बाहर फेंक के आओ। तो इस तरह की अपब्रिंगिंग रही है हमारी। और मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था, अच्छा था, तो मेरी घर में काफी इज्जत रही। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे साथ I used to be quite a good student, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात किसी एक शख्स से हुई और उसने मेरी लाइफ का कोर्स चेंज किया। तो जल्दी से I did BCom honors from Delhi University. Then I went to the Film Institute. From there I did screenplay writing and film direction. And after that I went to Birmingham Polytechnic, where I learned multi-camera production. After that I came back and then again went to Mexico for 1 year to learn social relevance in television communication. उसके बाद से मैंने 2-3 कॉन्टिनेंट्स में काम किया, फिर बाद में अराउंड 1980 बॉम्बे में डेरा लगा लिया। दिस इज दी अर्ली इयर्स थिंग। सर आपने एक बात अभी मेंशन करी कि एक शख्स था जिसकी वजह से आपने इस फील्ड में आने की कोशिश करी, तो
तो उस शख्स ने कोशिश नहीं की मैंने, क्योंकि जब भी कोशिश, मेरे साथ एक चीज है, ऐसा है, मैंने लाइफ में जो चाहा है ना वो हुआ है। उसका तरीका है कि मैं बहुत क्लियर रहता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी नॉट टू डू लिस्ट जो है टू डू लिस्ट से लंबी होती है। बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं मैं जिनको मना कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे नैतिक और क्या बोलेंगे वैल्यूज जो है आपकी, जो आपके माँ बाप ने आपको वैल्यूज दी है, उसी को हम आगे बढ़ाते, वो उस पैमाने पे फिट नहीं होते। तो मतलब मैं कभी जिंदगी में किसी रैट रेस में नहीं रहा। और ये इस उम्र में अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरी पूरी लाइफ एक एग्जाम्पल है कि मैंने जो चाहा वो किया। उसका रीजन ये है, मुझे आज भी लगता है कि आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आपको पायलट बनना है तो आपको उसके लिए क्या करना है, अगर आपको स्विमर बनना है तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर, तो अगर आप अपना लक्ष्य डिसाइड कर लें और उसके लिए जो जो करने की जरूरत है, अगर वो आप जो विद्या चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो कॉन्टैक्ट चाहिए, वो आप डेवलप करें तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो इट्स मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत सरल है सहर। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए कि मेरी अपनी पर्सनालिटी में बहुत ठहराव है। मैं बहुत ज्यादा उछलता नहीं हूं। उसके बड़े सिंपल प्रिंसिपल हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आई टेल यू व्हाट पीपल कैन लर्न फ्रॉम मी, बिकॉज आई बिलीव people can learn from me, because I am probably one of the happiest people on the face of this earth. मतलब मैं बहुत सुखी, और वही सब ढूंढ रहे हैं, राइट? सब सुखी होना चाहते हैं, सबके रीजंस अलग होंगे पर ढूंढ सब वही रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश और बहुत सुखी और बहुत संतोष वाला आदमी हूँ। तो इवेंचुअली मेरी लाइफ से, मेरे से गुफ्तगू करके, बातचीत करके लोग कुछ तो सीख सकते हैं, इतना मैं मानता हूँ। सर आपने 3 वर्ड्स बोले, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी कि सबसे पहला आपने संतोष बोला, फिर आपने सुख बोला, और फिर आपने संपन्न बोला। जो संतोष है वही सुखी रह सकता है, और सुखी इंसान ही संपन्न हो सकता है। सो एब्सोल्युटली, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल सर। सर मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई एक ऐसा खास किस्सा जिसने आपकी जिंदगी पे बहुत गहरी छाप छोड़ी और आपको मॉड्यूल किया कि तुम्हें ये मैं बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था दिल्ली में, तो मेरी एक चांस मीटिंग हो गई थी एक बहुत सक्षम, बहुत प्रतिभाशाली महिला से। मुझे नहीं मालूम है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मुझे उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो भी फिल्मों में है। और उनके साथ गुफ्तगू में वो किस्सा बहुत मजेदार है, वो किस्सा मैं बताना चाहूंगा। मतलब दिल्ली की यूनिवर्सिटी 70 के दशक में ज्यादा होती थी, तो मैं थोड़ा सा पढ़ाकू किस्म का था, तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करता था। मैं अपने कॉलेज से निकल के डी स्कूल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले जाता था पढ़ने के लिए कि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। और मेरी ही क्लास में फ्रेशर ही था, लेकिन एक बहुत रिच सरदार था जिसका नाम था परमिंदर सिंह। तो सब लोग उसको पासी पासी बोलते थे। वो हर दिन नई गाड़ी लेके आता, हर दिन मिरांडा कॉलेज की, दौलत राम की लड़कियां उसकी जीप में बैठी होती उसकी, और फालतू के लड़के, वो सब पे बहुत पैसे लुटाता था। लेकिन ही वॉज क्वाइट अ बिग बुली। तो एक दिन मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचा, तो सामने वो और उसके पीछे उसके चमचों की दीवार, तो सामने खड़े, तो उन्होंने बोला फ्रेशर कम यार। मैंने कहा आज तो पकड़े गए, आज मुसीबत होगी। तो वो जिप्पो लाइटर अपने हाथ में रखता था सदा, उसके साथ खेलता रहता था। उसने मुझे वो लाइटर दिया और मेरे लेफ्ट की तरफ देखने बोला, जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और वो किताब पढ़ रही थी। उसका ध्यान किताब में था, सिगरेट उसके मुंह में था और हाथ से टेबल के ऊपर वो लाइटर ढूंढ रही थी। तो मुझे उन्होंने वो लाइटर दिया और बोला, गो एंड टेल हर लेट मी फायर योर डिजायर। तो आई न्यू कि आज तो मैं पिटूंगा, मतलब इफ आई गो एंड एनीवे जाना पड़ा। आई वेंट देयर
एंड आई रिपीटेड द सेम थिंग, अपने मन में राम राम करते हुए कि भैया गालियां पड़ जाए, मार नहीं पड़े, उतना बहुत है. बट द लेडी वॉज वेरी स्मार्ट. So she didn't even look up. She told me, "You being rag?" I said yes. So she said, "Sit down." तो उसने मुझे बिठाया, कहती चाय पियोगे या कॉफी? और उसने उन लड़कों की तरफ मुड़ के देखा और वो सारे डर के भाग गए. तो मैं रैगिंग से बच गया. उस महिला ने मेरे जितने फंडे थे, मैं बहुत सेल्फ प्राउड किस्म का आदमी था, बिकॉज मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था. और जब आप स्टूडेंट हैं तो समाज को, माँ बाप को आपसे सिर्फ एक उम्मीद होती है, नंबर अच्छे ले आओ. उसके बाद आप जो कुछ करो वो माफ होते हैं. तो पूरे परिवार में 39-40 बच्चों के अंदर मेरी बहुत इज्जत थी. तो मेरे अपनी वैल्यूज थी. उसने वन बाय वन उन सारी वैल्यूज का खंडन करना शुरू किया और मुझे बताना शुरू किया कि तुम अपने संपन्न परिवार और बड़े बाप की ताकत पे अपनी लाइफ बनाना चाहते हो. लानत है तुम पे. अपने में खोजो कि तुम क्या हो. तुम आर्टिकुलेट हो, तुम कहानियां बहुत बना लेते हो, तुम लिखते भी हो. बिकॉज आई टोल्ड हर दैट आई यूज्ड टू राइट. सो आई सेड, तो व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू? शी सेड, बिकम अ फिल्म डायरेक्टर. तो इट वाज समथिंग, मतलब मैंने कभी जिंदगी में इसके बारे में नहीं सोचा था. तो ऑब्वियसली आई वोंट हैव टेकन दैट सीरियसली. बट कुछ बंदे आपकी लाइफ में सहर जी भगवान बन के आते हैं. उस मीटिंग, वो 3-4 दिन का इंटरेक्शन था. उसके बाद वो बॉम्बे वापस चली गई, लेकिन उन्होंने ताल्लुक नहीं तोड़ा. उन्होंने मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस भेजा. उन्होंने अपने पैसे से, एक फॉरेन मैगजीन होती फिल्म्स एंड फिल्मिंग, उसकी सब्सक्रिप्शन लेके देनी शुरू की. और मुझे उन दिनों खत ही लिखे जाते थे, क्योंकि फोन वोन तो हॉस्टल्स वगैरह में होते नहीं. तो उनको मुझे बाकायदा प्रेरित करती रही कि तुम फिल्मों में आओ, तुम फिल्मों में आओ. अब ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी डेस्टिनी थी फिल्मों में आने की. वो मैं आपको 3 इंसिडेंट और बताता हूं. आफ्टर माई ग्रेजुएशन, माई फादर आस्क्ड मी कि तुम क्या करना चाहते हो? आगे पढ़ना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो? हिंदुस्तान में पढ़ना चाहते हो कि बाहर पढ़ना चाहते हो? काम करना चाहते हो तो मेरे साथ काम करना चाहते हो कि अलग काम करना चाहते हो? तो मैंने उनको झूठ बोला, क्योंकि सीक्रेटली तो मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट जाना था. और उनके डर से मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे काम करना है, आगे पढ़ना नहीं है, पर आपके साथ काम नहीं करना. उनकी कोई ईगो नहीं थी. उन्होंने नहीं पूछा कि क्यों नहीं करना मेरे साथ काम. उन्होंने बोला, अच्छा क्या काम करना? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आप सजेस्ट करो. तो उन्होंने एक व्यापार सजेस्ट किया. उन्होंने वो फैक्ट्री डाल के दी मुझे. उसमें उनका खर्चा हुआ, लेकिन मेरी काबिलियत यह है कि मैंने उसको अच्छे से चलाया. लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी फिल्मों में जाने की तैयारी करता रहा. मैं बहुत बच्चों से मिलता हूं जो आते हैं हमारे पास काम मांगने के लिए, चाहे एक्टिंग में चाहे डायरेक्शन में, और हम ये देखते हैं कि वो बिना तैयारी के आ जाते हैं सर जी. लेकिन मैंने 3 साल तो अपनी कॉमर्स की पढ़ाई के साथ तैयारी की फिल्मों में आने की. बहुत फिल्में देखी, उनकी समीक्षा लिखी, बहुत फॉरेन फिल्म्स देखी, उनकी समीक्षा लोगों की पढ़ी, अपनी कहानियां लिखी. रादर मैं 2-3 फीचर फिल्म स्क्रिप्ट्स लिख चुका था बिफोर इवन अप्लाइंग टू द इंस्टीट्यूट. सो वो 1 साल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट का एडमिशन वो कुछ और टाइम पे होता है उनका, मतलब जो नॉर्मल एकेडमिक ईयर होते हैं उससे फिल्म इंस्टीट्यूट का कुछ हटके उनका शायद जून में होता है. तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट का एग्जाम दिया, मैंने एंट्रेंस टेस्ट. मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया. वो इंटरव्यू का कॉल का लेटर मेरे फादर के हाथ में आया. तो उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा ये क्या है. मैंने कहा इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ने जाना चाह रहा हूँ. तो बोलते हैं कि तुमने तो बोला तुम आगे नहीं पढ़ना चाहते हो और फिल्मों की पढ़ाई क्यों? तो मैंने कहा कहते शौक एक चीज है, तुम्हारे में काबिलियत है. मैंने कहा देखिए ये स्कूल है, अगर स्कूल में मुझे एडमिशन मिल जाती इसका मतलब ये है कि मुझ में एप्टीट्यूड तो है, और एप्टीट्यूड है और मैं वहां सीख लूंगा. तो उन्होंने कुछ नहीं बोला. उन्होंने बोला फिर ये फैक्ट्री किस लिए चलाई थी? क्योंकि तुम्हारा भाई मेरे साथ काम कर रहा है, छोटा भाई तुम्हारा अभी पढ़ रहा है, तो ये कौन चलाएगा? ये मैं तो नहीं चलाऊंगा, तो इसका नुकसान कौन भरेगा? इसके लिए इस साइड मैं तुम्हारी 1 पैसा मदद नहीं करूंगा. तुम जाओ बिल्कुल खुशी से,
लेकिन मैं ना तुम्हारी फीस दूंगा, तुमको खुद कमाना होगा। और एक रीजन था, उन्होंने बोला देखो व्यापार में तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरी कॉन्टैक्ट बेस है, मैंने रिश्ते बनाए हैं, रिश्ते कमाए हैं, मैं ईमानदार व्यापारी हूं, तो लोग मेरी इज्जत करते हो, उस इज्जत का तुम फायदा उठा सकते हो, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता, तो वहां बेहतर है तुम जवान हो, 18-19 साल के हो, जैसे बाकी लोग जाते हैं ऐसे तुम जाओ। तो मेरे पास मेरी जेब में 52 रुपए थे और मैं चावल की बोरी के ऊपर बैठ के फ्रंटियर मेल में अनरिजर्व बॉम्बे आया था। एंड मेरे पास 3 एड्रेस थे सर, एक था चंद्रमा भादुड़ी का, एक था गुलजार साहब का और एक था शमला टैगोर का। ये मेरे फादर के एल्डर ब्रदर पॉल महेंद्रा लाहौर में और न्यू टॉकीज कैलकाटा में हीरो लेवल पे काम करते थे। उसके बाद वो बॉम्बे आए तो वो बिमल रॉय प्रोडक्शंस में राइटर हो गए थे। तो वो जब जब गुड़गांव आते थे, हम किससे कहानियां सुनते थे, उनसे मैंने ये 3 एड्रेस लिए हुए थे। अभी देखिए डेस्टिनी क्या होती है। हम तो दरवाजे के पास चावल की बोरी पे बैठे थे, 2-3 लड़के और थे, हमने दोस्ती की। सडनली बोरीवली आया तो बहुत शोर मचना शुरू हो गया कि बोरीवली आ गया, बोरीवली। तो मैंने किसी को एक कागज दिखाया और उसको बोला भाई मुझे इन तीनों में से किसी एक जगह पे जाना है, तो मुझे यहाँ उतरना चाहिए कि आगे। तो उसने देखा गोरेगांव, वो चंद्रमा भादुड़ी जी का एड्रेस था। सॉरी मैं बताना भूल गया, एक चंद्रमा भादुड़ी का एड्रेस था, एक गुलजार का और एक शर्मा का। तो उसने बस यहाँ उतरता बोरीवली, यहाँ से उसने मुझे ठीक से समझाया कि ऐसे ब्रिज क्रॉस करके जाना, पहले बाहर निकल जाना, टिकट खरीदना, फिर वेस्टर्न लाइन के ऊपर गोरेगांव 2 स्टेशन आगे। मैंने वो किया, मैं चंद्रमा बहादुर जी के घर पहुंचा। अच्छा मैंने आपको बताया ना कि मैं प्रिपेयर बहुत करता हूं, तो मुझे बांग्ला बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने अपने किसी बंगाली नेबर से पूछ के रट्टे मार रखे थे 2-3 सेंटेंसेस के। तो जब मैं चंद्रमा जी के घर पहुंचा, मैंने बेल मारी, उन्होंने दरवाजा खोला, तो मैंने उनको बोला अपने आमा के चैनन, तो शी सेड ना, इसका मतलब क्या आप मुझे पहचानती? तो उन्होंने बोला ना। तो मैंने बोला अमी पॉल दादार भाई छेले, which means मैं पॉल दा के भाई का बेटा हूँ। It was Seher a magic word for me. She hugged me tight and she started screaming for her kids to come and she said देख देख पॉल दा के भाई का बेटा है। She gave me breakfast because it was early morning. She called Shubhankar Ghosh, who is Navendu Ghosh he was Navendu Ghosh's son, or who is, and he was studying in the Film Institute in second year direction. So Shubhankar came, he took me to Malad to his house. And he started coaching me how to approach the interview. 4 days before the interview, he took me to the institute. He took permission and let me stay in the boys' hostel in his room. I saw the main theater. I met most of the professors, including Girish Karnad and Professor Taneja and everybody. अच्छा वहां क्या होता है इंस्टीट्यूट में, जब आप अप्लाई करते हो तो आपसे मेन कोर्स पूछते हैं और बोलते हैं अगर आपको इसमें एडमिशन नहीं मिली तो कोई एक ऑल्टरनेट कोर्स भी बताइए। तो मैंने एक्टिंग भरा हुआ था, एक्टिंग के इंटरव्यूज पहले थे, मैंने कर दिया, मेरा लिस्ट में नाम आ गया। तो सबने बोला अभी डायरेक्शन के इंटरव्यू के लिए क्यों जाओगे, तुम हो गया ना तुम्हारा एक्टिंग में। पर मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, तो अपीयर फॉर द डायरेक्शन इंटरव्यू, मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया। अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि मैं एक्टर बनूं कि मैं डायरेक्टर बनूं। तो मिठुन चक्रवर्ती, नीता मेहता, शबाना आजमी, एवरीबॉडी सेड यू आर सो गुड लुकिंग, यू एंटर्ड, एक्टिंग करो। जहांगीर चौधरी, Gyan Sahai and few other people who were my senior in camera, and Vinod Chopra, Kundan Shah, they were just 1 year. They all said, don't be stupid, direction. So I couldn't decide what should I do. अब मेरी हिम्मत देखिए, मैंने सीधा जाके डायरेक्टर गिरीश कर्नाड थे, उनकी घंटी बजा दी। तो दोपहर को शायद सोते होंगे, तो आए आंख मलते हुए बोलते हैं हरियाणा बॉय व्हाट इज इट। सो आई सेड सर मेरे दिमाग में कुछ शशोपंज है, मुझे कुछ पूछना है आपसे। तो उसने घड़ी देखी, कहता कांट इट वेट टिल 4। आई सेड नहीं इट कैन, आई एम सॉरी बट नाउ दैट आई एम हियर। तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया अपने घर के। मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा, सर वुड यू बिलीव ही वाज द सेकंड, फर्स्ट वाज दैट लेडी who pushed me into direction.
सेकंड वाज गिरीश कर्नाड फॉर वन स्टूडेंट। और वहां इतने इंटरव्यूज हो रहे थे कि डायरेक्टर के पास कहाँ टाइम होना चाहिए। वो उन्होंने अपना घर छोड़ा, मुझे पूरे इंस्टीट्यूट का टूर दिया और बोले सिंपल चॉइस है डायरेक्शन, बिकॉज हम डायरेक्शन स्टूडेंट के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। आपको हर साल 3 शॉर्ट फिल्म बनाने मिलेंगी, 3 साल आप रहोगे, आप 9 फिल्में बनाओगे। और ये देखो, ये 3 स्टूडियोज है हमारे पास, ये 30 एडिटिंग की मशीन्स हैं। उन्होंने प्रोफेसर से मुझे इंटरव्यू लाइब्रेरी में लेके गए, उन्होंने बोला डायरेक्शन बस, एक्टिंग में तो खाली एक हॉल मिलेगा और एक प्रोफेसर तुमको लेक्चर देगा, प्लस डिप्लोमा फिल्म बनाने नहीं मिलेगी। इतनी, अब अगर ये खुदा के बंदे नहीं है मेरी लाइफ में तो क्या है साहब? दैट मींस आई वाज जस्ट टू गेट इन देयर ना, मीनिंग मैं नहीं कर रहा था, ऊपर बैठा खुदा मेरे लिए रास्ते क्रिएट कर रहा था। चलिए, मैंने डायरेक्शन का भी हो गया। अब देखिए मेरी हुज्जत और बदतमीजी देखिए। ये सिलसिला कुछ खत्म हुआ होगा 4 बजे, 6 बजे के करीब मैं अपना बैग उठा के वापस जा रहा था। तो गिरीश कर्नाड अपने ऑफिस से निकले अपने घर जाने के लिए, तो उन्होंने अगेन ही स्टॉप मी इन द मिडल ऑफ द रोड एंड सेड, हरियाणा बॉय, द हॉस्टल इज देयर दैट साइड। तो मैंने कहा यस सर आई नो, मैं वहीं से आ रहा हूँ। कहते तो इधर किधर जा रहे हो? मैंने कहा सर मैं इस साल एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। He started shouting at me in front of 100 people over there कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतना सरकार ने इतना खर्चा किया तुम्हारे पे, एलेक पदमसी, श्याम बेनेगल, इतने लोगों को बाहर से बुलाया, 4 दिन तुमको यहाँ रखा, वर्कशॉप की, और तुमको एडमिशन नहीं लेना था, तो इतना खर्चा क्यों करवाया? मैंने कहा सर इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है, जो नेक्स्ट कैंडिडेट है मेरिट वाइज आप उसको दे दीजिए। तो बोले लेकिन तुम क्यों नहीं लेना चाहते हो? तो मैंने खुला बोल दिया उनको, मैंने कहा सर मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं। तो बोले तुम्हारे पास 135 रुपए नहीं है? मैंने कहा मेरे पास 52 रुपए है सर, मेरे पास 135 रुपए नहीं है। अगेन ही टुक मी टू हिज हाउस एंड ही टोल्ड मी सर मेरे से ले लो, 3 महीने बाद दे देना। मैंने कहा तब कहां से दूंगा, मेरी कोई कमाई तो है नहीं। तो बोले यहाँ स्कॉलरशिप्स है, मेहनत करो, एक नरगिस दत्त स्कॉलरशिप, एक हरियाणा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है 200 रुपए महीने की, तुम्हारी फीस 135 रुपए 3 महीने की है। हरियाणा गवर्नमेंट तुमको 200 रुपया पर मंथ देगी, लेकिन वो शुरू होगा फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद। तो 3 महीने के लिए तुम मेरे से पैसे ले लो। मैंने कहा सर नहीं, मैं भी लेता हूँ, चैरिटी नहीं लेता। तो वो अच्छा नौकरी करोगे? मैंने कहा हाँ वो कर लो। तो उन्होंने फोन किया, मिस्टर पी.के. नायर, वो नेशनल फिल्म आर्काइव्स के हेड थे, क्वाइट ग्रेट पर्सनालिटी। नायर साहब आए, वेरी सिंपल मैन, चप्पल पहने हुए, लंबे बाल, घुंघराले से। उन्होंने बोला मिस्टर नायर, व्हाट डू यू पे दीज पुणे यूनिवर्सिटी लेडीज हु डू सबटाइटलिंग ट्रांसलेशन फॉर यू? सो नायर साहब said 10 रुपया रील का। तो बोले दिस बॉय इज इंग्लिश एंड हिंदी इज गुड, सो पैनोरामा फिल्म यू गिव हिम सम more। तो शहर इस तरह से मैंने सबटाइटलिंग करके 10-10 रुपए कमा के अपनी पहले 3 महीने की वो की। आफ्टर आई वर्कड वेरी हार्ड एंड आई वन नॉट 1 but 2 scholarships, one Haryana government and one UNESCO scholar. And UNESCO scholarship, now hold your breath, was $200 a quarter, और उन दिनों डॉलर 17 रुपए का था। सो लाइफ का स्ट्रगल जो था वो सिर्फ 3 महीने का था। आफ्टर दैट I did well in the institute and उसके बाद की कहानी तो लोग जानते ही। उसके बाद की कहानी तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मोटिवेशनल लोगों के लिए। जी फ्रैंकली अब मेरी सारी जिंदगी बहुत खूबसूरत सी रही है, मेरी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए नहीं। एक सवाल जानना चाहूंगी, अपने 40 साल के सफर को आप एक लाइन में कैसे बयां करेंगे? मेरी किस चीज को? आपके 40 साल के सफर को आप एक लाइन में अगर बयां करना हो तो कैसे बयां करेंगे? I would say I lived my life with full honesty. I'm a very passionate person. So if you tell me like this interview, I would have said no. Okay, but if I said yes, then this is the most important thing for me right now. I mean, I'm not thinking कि इससे मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये एक अप्रोच है जो मेरे ख्याल से मेरे वालिद की दी हुई है मुझे,
क्योंकि वो भी जो करते थे वो बहुत चैरिटीज करते थे, पर उतनी मेहनत से करते थे जितनी मेहनत से वो अपना बिजनेस करते थे, और उतनी करते थे। तो आई वुड से वही तीनों चीजें कि बहुत सुखी, बहुत संपन्न और बहुत संतोष है। मतलब इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था। और अभी भी मैं काम कर रहा हूं, मैं रिटायर्ड नहीं हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा टाइम अपना दूसरों को डेवलप करने में लगाता हूँ। सो देयर आर मेनी, मतलब आई डोंट चार्ज बट आई टीच पीपल एक्टिंग, आई डोंट चार्ज बट आई टीच पीपल डायरेक्शन, बट ओनली दो सिलेक्टेड वन whom I feel are passionate and sincere about their work. Absolutely, sir. मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछूंगी जो हमारी इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड है, इंडस्ट्री क्या पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। बहुत सहज जी, मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। जी सर, आपको मेरी आवाज आप थोड़ी बेहतर आ रही है? अच्छा, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, एक सेकेंड। जी 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 बोल, पूछिए। मुझे आपकी आवाज क्लियरली आ रही है। मतलब मैं जी, एक सवाल जी। आपसे जानना चाहूंगी जो कि बहुत जेनरिक है, हर जगह अप्लाई होता है। सवाल कुछ यूं है, competition is part of everyone's life, but everyone has forgotten the difference between unhealthy and healthy competition. आपने अपने करियर में इसको कैसे फेस किया और इसको कैसे हैंडल किया? बहुत सिंपल है सहज, देखिए कंपेटिटिव स्पिरिट हम लोगों के लिए बहुत। जस्ट वन सेकेंड बेटा, मेरे हेडफोन होंगे नीले से, वहां पर वो देना। कंपटीशन हमको अपना बेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आपकी टांग खींच के मैं आगे निकल जाऊं, उससे मेरी अपने मन में अपनी इज्जत कम हो जाएगी। मतलब मैं फेक सी पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाऊंगा। सो मेरा शुरू से ये रहा है कि सहर और आनंद दोनों ने एक लेख लिखा, लेट पीपल डिसाइड which is better. So I take competition in a very healthy. Actually, all my batchmates, मंजुल सिन्हा, पवन मानवी, उषा देश पांडे, जितने भी हमारे डायरेक्शन कोर्स के वो थे, we are the best of friends. So they were my competitors. And even in life, frankly, I tell you, I don't compare myself to anybody. If I start doing that, then all this, मैं अपना करता हूं और उसके इधर उधर नहीं देखता हूं। तो मुझे लोग बोलते हैं कि अच्छा, नंबर्स गेम में मैं बिलीव नहीं करता, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। बिकॉज बिनाका गीतमाला से बचपन से ये देखा है कि नंबर 1 इज अ वेरी इल्यूसिव थिंग। वो एक हफ्ते कोई होता है, अगले हफ्ते कोई होता है, और जो गाना बिनाका गीतमाला में नंबर 10 होता है, शायद मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद हो। तो ये नंबर्स इज मार्केटिंग गेम। सो आई टेक कॉम्पिटिशन में वेरी हेल्थी वे, वेरी हेल्थी वे। मुझे ये होता है कि आप करो, मैं भी करता हूं, देखते हैं किसका बेहतर है टाइम। तो अगर आपका बेहतर है तो हम आपको सलाम करेंगे। बिल्कुल सर। मतलब मेरी कमीज से सफेद क्यों, ये एक रिंग का ऐड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आता कि वो मुझसे बड़ा क्यों या ये मुझसे छोटा क्यों। और ये मैं कोई बनावटी जवाब नहीं दे रहा हूँ। I practice that. Sir, that's a beautiful thing. Sir, अगला सवाल मैं देख भाई देख का पूछना चाहती हूँ। देख भाई देख का आइडिया कैसे आया? कितनी मेहनत लगी इस ख्वाब को हकीकत करने में? देखिए, देख भाई देख के टाइटल की अलग कहानी है और देख भाई देख की अलग कहानी है। जया बच्चन जी मुझे काफी देर से बोल रही थी। उन्होंने टेलीविजन प्रोडक्शन करना शुरू किया था, सरस्वती ऑडियो विजुअल के नाम से उनकी कंपनी थी, और वो काफी देर से मुझे बोल रही थी कि मेरे लिए एक प्रोग्राम डायरेक्ट करो। मैं टाल के आ रहा था। तो एक दिन मेरा ऑफिस उन दिनों अजंता होटल में था, जुहू तारा रोड पे एक होटल है अजंता, उसके ग्राउंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे शम्मी आंटी दिखाई दी। शम्मी आंटी यस्टरईयर की एक्ट्रेस थी, पहले हीरोइन थी, बाद में कैरेक्टर एक्टर। वो जया जी जी जी। तो वो मिली मुझे, तो मैंने उनको पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलती है कि ऊपर जया शूट कर रही है, गुलजार साहब शूट कर रहे हैं, कुछ प्रीति खरे को ले कुछ एक शॉर्ट स्टोरीज का उनका प्रोग्राम था। तो मैं गया जया जी से मिलने के लिए, मैंने उनको इनवाइट, आप लंच मेरे ऑफिस में कीजिए। सो शी केम एंड द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी, व्हाई डू यू हैव सच अ बिग ऑफिस एंड व्हाट आर ऑल दीस पीपल डूइंग?
So I told her I gather news and these are all journalists and I market this news abroad. तो बोले मतलब, मैंने कहा देखिए हिंदुस्तान में न्यूज चैनल तो है नहीं, तो जैसे रॉयटर्स है इसी तरह से मैं अनएडिटेड वीडियो न्यूज कलेक्ट करता हूं और उसको सैटेलाइट के मार्फत दुनिया के कई टेलीविजन स्टेशंस को बेचता हूं। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि अच्छा अगर तुम कर ही रहे हो तो तुम पहले मेरे लिए एक प्रोग्राम डायरेक्ट करो, क्योंकि हमने एक टेलीविजन स्टेशन खरीदा है टीवी एशिया करके। तो मैंने उनसे पूछा किस तरह का प्रोग्राम चाहती हैं। सो नाउ सी द ब्यूटी ऑफ ग्रेट पीपल। तो शी सेड मैं कैसे बताऊं, तुम बताओ तुम क्या बनाना चाहते हो। तो मैंने कहा जया जी मैं अपनी स्क्रिप्ट शेयर नहीं करता हूँ। कहते मैं क्यों पढ़ूंगी तुम्हारी स्क्रिप्ट, I like your work, I'm a fan of इधर उधर, so I'm sure whatever you will do it will be good. You know, इतनी इज्जत से, इतनी मिठास से। और देखिए काबिल तारीफ चीज क्या है, उन दिनों सबसे बड़ा प्रोग्राम जुनून था जो चल रहा था डीडी मेट्रो पे। जुनून का बजट 1,10,000 होता था और उसमें दुनिया भर के स्टार्स थे। मैंने उनको बजट दिया 4 लाख। सर उन्होंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि 4 लाख क्यों या कहां जाएंगे, कैसे बनाओ। उन्होंने बोला ठीक है, तो मैंने बना दिया। मतलब शी जस्ट गिव मी 100% फ्रीडम, सो मच सो। मतलब देखिए इतना प्यार और इज्जत आपको अपने माँ बाप के अलावा और कोई नहीं देता है। मैंने एडिट किया एपिसोड, मैंने जया जी को भेजा। मैंने कहा जया जी आपने एपिसोड देखा? कहते आनंद तुमने देखा? मैंने कहा। कहते तो फिर अच्छा ही होगा। तो शम्या आंटी मुझे बोलती थी कि शी थिंक्स यू आर सच ए परफेक्शनिस्ट कि जब तक अच्छा नहीं होगा तुम छोड़ोगे नहीं, इसलिए शी हैज 100% फेथ इन यू। मतलब इतनी इज्जत से कोई काम नहीं देता है सर, आप समझ रहे हैं। तो इट वॉज ग्रेट, द क्रेडिट गोज एंटायरली टू हर। अगर कोई प्रोड्यूसर ऐसा हो जो बार बार इंटरफेयर करता रहे और 100 सवाल पूछे तो क्रिएटिव आदमी चिढ़ जाता है। लेकिन शी लेफ्ट एवरीथिंग टू मी, व्हाटएवर आई डिड शी लव्ड। सो इतनी सराहना मिले, जो रिस्क लेके पैसा डाल रहा है तो नेचुरली आप अपना बेस्ट करते हो। और इसके टाइटल का किस्सा बिल्कुल अलग है। मैं, लिली जी, राजीव जी बैठे हुए थे, हम लोग कई टाइटल उछाल रहे थे, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। फिर सडनली मुझे मेरे एक मित्र याद आए, वो अभी भी हैं और शायद इस प्रोग्राम के मार्फत वो और उनके बच्चे ये किस्सा सुन भी लें। उनका नाम है ओपी अग्रवाल। वो उम्र में मुझसे थोड़े ही बड़े होंगे लेकिन हम प्यार से उनको चचा बोलते हैं। वो सिल्वर की चेन्स बनाते हैं, उनकी कंपनी का नाम है ओपी, जो पूरे हिंदुस्तान में उनका कारोबार है। उनकी जबान आगरा की है और वो बहुत अजीब सी मिठास है उसमें। जैसे आप उनसे पूछे चचा आपका नंबर क्या है, तो वो बोलते हैं 9 लगा के 1354। मतलब 91354 को वो बताते 9 लगा के 1354। तो इसी तरह से उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई, तो उसका किस्सा बता रहे थे कि बोलते हैं हम नहीं डरते किसी अफसर से। तो हमने अफसर को बोला देख भाई देख। तो वो अपनी बात में उस किस्सा सुनाने में उन्होंने देख भाई देख इतनी बार यूज किया था कि वो मुझे याद रह गया, चढ़ गया बिल्कुल। सो आई यूज दैट टाइटल। I talked to Jaya ji, she also loved it, Shamya aunty also loved it, Lilliput ji also loved it. So that is how we get. That's how it happened. Your second part of your question was कितनी मेहनत लगी। फ्रैंकली शुरू में बहुत मेहनत लगी, वो मेरी जिद की वजह से। सिंगल कैमरा में जब आप शूट करते हैं शहर, तो बहुत एक्टर्स बहुत लंबे टेक्स नहीं दे पाते हैं और एक कॉमेडी में स्पीड रखने के लिए आपको बहुत सारी कटिंग्स चाहिए होती है। और अगर 10 कैरेक्टर हैं तो आपको डिफरेंट लोगों के रिएक्शन भी नोट करने होते हैं। तो मुझे ये लगा इतनी बड़ी कास्ट को लेके अगर मैं सिंगल कैमरा से शूट करूंगा तो जो उस वक्त के कई प्रोग्राम्स चलते थे जिनके नाम मैं नहीं लूंगा, जिसमें एक लाइन में खड़े करके सबको डायलॉग बुलवा देते थे,
अदरवाइज एक्टिंग का प्रोसेस, फिल्म मेकिंग का प्रोसेस जो है, अगर आपके पास 10 कैरेक्टर्स हैं, तो अगर आपने मास्टर शॉट सुबह 11 बजे लिया है, तो 2 बजे किसी का नंबर आएगा अपना क्लोजअप देने का। अब वो एक्ट्रेस या कब के तासुरात भूल चुके होंगे, नहीं भूल चुके होंगे, वो कंटिन्यूटी मिसमैच होती। तो मेरी एक जिद थी कि मुझे इसको मल्टी कैमरा करना है, थिएटर प्रोडक्शन जैसे होती, ताकि मुझे स्पॉन्टेनियस चीजें मिलें। उसके लिए शुरू में टेक्निकली ऑल्सो एंड फ्रॉम एक्टर्स ऑल्सो आई हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, बिकॉज सारे सक्षम एक्टर थे, सुषमा जी, फरीदा जी, और शुरू में टेक्निकल गलतियां बहुत होती थी। मतलब नॉर्मली जब सिंगल कैमरा होता है तो कैमरामैन की लाइफ बहुत इजी होती है, वो एक इंस्ट्रक्शन लेता है, उस शॉट को एग्जीक्यूट करता है, फिर वो दूसरे के बारे में सोचता है। When you're doing a multi-cam production, even a camera operator has to be more of a direction assistant. उसको ये मालूम होना चाहिए कि कब शहर को छोड़ के, अब जैसे मुझे आप दिखाई दे रही हैं और आपके पीछे थोड़ी ब्लैक और बाकी व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रही। लेट्स से अगर आपके पीछे एक डोर भी हो जिससे किसी ने एंट्री लेना है, तो वो कैमरामैन को मालूम होना चाहिए कब उसने शहर को छोड़ के उस दरवाजे पे जाके फोकस लेके रेडी रहना है जहां वो एंट्री ले सके। तो शुरू में टेक्निकल गलतियां बहुत होती थी जिससे एक्टर्स बहुत थकते थे। तो उन्होंने बहुत, दिल्ली जी ने, राजीव जी ने, सबने मुझे बोला कि मल्टी कैमरा डंग कर दो, सिंगल कैमरा में करते मजे से काम होगा, क्योंकि यहाँ 5 गुना खर्चा करके हम लोग दिन की उतनी आउटपुट नहीं लगे। तो मेरी जिद ये थी कि ये पहली बार हो रहा है, मैंने इसकी तालीम ली हुई है, एक जगह नहीं, 2 जगह, बर्मिंघम पॉलिटेक्निक में भी ली हुई है और टेलीविजन स्टूडियोज में भी ली हुई है। ये एक बार जब सब लोग समझ लेंगे तो ये काम बहुत आसान और बहुत अच्छा हो जाएगा। जया जी ने वहां भी मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बोला नहीं भाई, आनंद डायरेक्टर है, आनंद जैसे डिसाइड करेगा वैसे ही काम होगा। तो 3-4 दिन के बाद फिर बहुत सहज हो गया। उसके बाद आपके मित्र और मेरे मित्र, लिली जी से लिखवाना मुश्किल होता था, बाकी बनाना मुश्किल नहीं। एक्टर्स वो वंडरफुल, दे जेल्ड। आपने जो कंपटीशन की बात बोली, देखिए अगर जी ने अनहेल्दी कंपटीशन होता तो लिली जी शेखर से 2-2 पेज के डायलॉग बुलवाते थे और नवीन को 2-2 लाइन देते थे। तो नवीन जी बोल सकते थे ना कि भाई मुझे भी 4 लाइन दो, लेकिन ऐसा नहीं था। सेम थिंग फरीदा जी और भावना में, I mean, everybody gelled very well together. There wasn't any unhealthy competitive spirit. Even the kids, we had great fun. Dekh by Dekh will remain one happy picnic for me. Sir, it's the name of a show. मतलब आज भी लोग उसको देखते हैं। हम लोग की जनरेशन तो खैर देख के बड़ी हुई है, लेकिन आज की जनरेशन है वो भी पीछे जाके इसको देखना पसंद करती है। So beautiful. वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है आपके शो। आपका सवाल ये था कि उसमें कितनी मेहनत लगी, और जरूर लगी होगी, पर वो मेहनत लगी नहीं, क्योंकि वी यूज्ड टू हैव ग्रेट फन ऑन द सेट्स। मतलब हाँ, वो की सबने की, मेहनत तो बहुत की, लेकिन वो लगी नहीं, मजा बहुत आया। आनंद, आपसे जानना चाहूंगी, आप फेम और सक्सेस को कैसे देखते हैं, और 40 साल के अपने वर्क एक्सपीरियंस में आपने इन दोनों अल्फाजों की डेफिनेशन को बदलते कैसे और कब देखा? मैं सवाल नहीं समझा, फिर से बोलिए। आप फेम और सक्सेस को कैसे देखते हैं, और 40 साल के अपने वर्क एक्सपीरियंस में आपने इन दोनों अल्फाजों को बदलते कैसे देखा और कब देखा? देखिए, मैं जो भी जवाब दूंगा ना, आपको और आपकी ऑडियंस को वो नकली लगेगा, लेकिन वो सच है। बिल्कुल भी नहीं सर। मैंने फेम के लिए काम नहीं किया, बिकॉज फेम इज ट्रांजिएंट। आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगी, आपसे पहले किसी और के पास थी। सो आपको ये समझना, देखिए बहुत ही हलकट, शैलो, नॉन सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान होंगे जो फेमस बनने के लिए काम करते हैं। आप काम करते हैं ऐसा जिससे आप फेमस हो जाते हैं। फेमस बनने के लिए कोई काम नहीं करता है, और जो करते हैं वो सफल नहीं होते मेरे हिसाब से। तो इसलिए
fame is something which is a great power in today's day and age because people are making money out of it. People who have subscribers, they become social media influencers. People pay them to give quotes and stuff like that. मुझे उसमें भी कोई आपत्ति बुराई नहीं लगती, though that is not for me. लेकिन fame should not sway you. I mean, you are famous, good enough, but how does that change your life? Your thinking should be rooted, it should be original, and your work culture should be passionate. Passion is the key word for me. If you are passionate about something, everything will work out. So, देखिए, मुझे इधर उधर भी पसंद है जो मैंने ही बनाया था, इंद्रधनुष भी पसंद है, लेकिन वो उतनी कामयाबी नहीं पा सके. हालांकि इधर उधर भी बहुत सक्सेसफुल रहा है, इंद्रधनुष भी, लेकिन देख बाय देख कुछ जैसे उसको टीवी का शोले बोलते हैं. तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, जब हम बना रहे थे तो हमें कोई इल्म नहीं, ना हम ये सोच रहे थे कि हम बहुत फेमस होने वाले. हम जैसे काम करते वैसे काम कर रहे थे. पब्लिक ने इसको ज्यादा पसंद किया. कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके बाद अगर हम प्रोग्राम बनाए तो शायद वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो. तो क्या हम इस एंजाइटी में थोड़ी चले जाएंगे कि ये देख भाई देख जितना सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो फेम और सक्सेस को बहुत सुलझाव के नजरिए से बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो आपके काम आती है. अगर आप उनके गुलाम बन गए तो सब कुछ होते हुए भी आप ना सुखी होंगे, ना संपन्न होंगे. आपके बीवी से बच्चों से झगड़े होते रहे, आपको मालूम नहीं है कि आप डायरेक्शनलेस होंगे ना. आपको समझ में नहीं है, क्योंकि आपके पास, सहज जी, आपके पास कोई ऐसी चाबी है जिससे कोई आदमी फेमस बन जाए? बताइए, मुझे बताइए. अगर आपके पास, किसी के पास है? किसी के पास भी नहीं. देखिए, सालों पहले प्रतिमा बेदी, मैं उनको तब नहीं जानता था जब का इंसिडेंट बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैंने उनको जाना, मेरी दोस्ती हुई उनके साथ, और मुझे उन्होंने ओडीपी डांस सीखा. और पर शुरू में जब वो कबीर बेदी की गर्लफ्रेंड थी, बीवी नहीं बनी थी अभी, उन्होंने जुहू बीच पे स्टिक किया था, जिसकी फोटो फिल्म फेयर, मतलब नंगे होकर फोटो खिंचाई थी और वो अखबारों में. डू यू थिंक that is what made her famous? And is that the kind of a fame that is required? मेरी नजर में तो नहीं. तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोग जेन्युइनली आपको पसंद करें, आपके काम को पसंद करें, उससे आप फेमस हो. तो वो तो टिकाऊ होएगा, मतलब जिसको बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपने देखिए, जो मिस इंडिया बनती है वो भी उसके लिए तो फेमस हो जाती है, जो मिस वर्ल्ड बनती वो भी हो जाती, लेकिन उसको लेके करियर बनाना वो तो एक प्रियंका चोपड़ा ने किया ना, या ऐश्वर्या राय ने किया, या लारा दत्ता ने किया उसके पहले. और तो फेम, एटलीस्ट आई डोंट हैंकर फॉर फेम. मुझे चैलेंज दीजिए आप, मुझे चैलेंज मिले तो आपको काम करने का मजा आता है. उसमें अगर आप फेमस हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है. वेरी गुड. Absolutely, sir. So it's a beautiful answer. और आपने जो आज क्विक फेम के बारे में बोला कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग बन जा रहे हैं, उससे उनको काम भी मिल रहा है, तो उसी से मैं अगला सवाल पूछूंगी, उस बात से लिंक्ड है. सोशल मीडिया के जमाने में आपने सफलता को बदलते हुए कैसे देखा है? आज लोगों की सक्सेस की गणना उनके सोशल मीडिया हैंडल फॉलोअर्स से की जाती है, जबकि पहले जमाने में सक्सेस को पाना बहुत मेहनत का काम था. आज की सक्सेस में और पहले की सक्सेस में आपको आज के यूथ के लिए क्या नुकसान दिखता है? देखिए, मैं बताऊं आपको, आई विल नॉट ब्लेम द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया एक साधन है, एक आवाज है. हमारे टाइम पे हमारे पास आवाज नहीं थी. इट इज सेल्फ पब्लिशिंग. ओके, there are some people who have used platforms like Facebook, Instagram and YouTube. गृहिणियों ने 10-10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया लोगों को रेसिपीज बता के. ओके, बट इससे क्या होता है, जब छोटी उम्र में 10-12 साल की उम्र में जब माँ बाप बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जब उनके दिमाग में मैच्योरिटी नहीं होती, तो वो लोग इस रेस, मतलब मुझे ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो मेरे यहाँ आते हैं और मुझे बोलते हैं सर एक फोटो. वो सेल्फी लेते हैं और हाथ के हाथ पोस्ट करते हैं कि आई मेट आनंद महेंद्र और ईटिंग इन सच रेस्टोरेंट और एट दिल्ली एयरपोर्ट.
मुझे ये बहुत नार्सिसिस्टिक और बहुत मेगलोमेनियाटिक लगता है कि आपकी रियल वर्थ नहीं है, इसलिए आप, मैं आनंद महिंद्रों के साथ हूं, या मैं दिल्ली एयरपोर्ट में हूं, या मैं महंगे रेस्टोरेंट, मतलब आप बाहर के आवरण अपने ऊपर चढ़ा रहे पॉपुलर होने के लिए। मेरे हिसाब से उसमें हमारा नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है, जो कर रहे हैं उनका है, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों के सामने कि आई हैव लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप शेख ही भगा कि मैं यहां हूं वहां, मतलब लोग अपने जूतों की फोटो, ये महंगे जूते, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे जमाने में इतने सारी कॉर्पोरेट्स नहीं थे, बिरलास थे, टाटास थे, सिंगानियर्स थे, मफतलाल्स थे। मेरी कुछ बिरला फैमिली के कुछ लेडीज से मुलाकातें हुई उस टाइम। इतनी सिंपल औरतें, नो ज्वेलरी, नो मेकअप, सिंपल साड़ी, सिर कवर्ड होते थे उनके। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर कवर्ड रखना मतलब, आई डोंट वांट टू एंटेगनाइज दी, आई एम जस्ट सेइंग they had the real wealth, but they never showed it. People put nail polish and they put it on social media saying कि देखो मैंने ये nail polish लगाई। मुझे लगता है इससे वो सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। Otherwise, these are such freedom giving handles. You can publish your thoughts, you can publish your poetry, you can publish your work, you can talk about sensible things. So mediums per se are fine, but how people are using it is wrong. Yeah. I think they're harming themselves. They will realize it in some time. देखिए क्या होता है, आप एक पोस्ट करते हैं, उसके बाद वो बैठ के ना सहज चेक रहते हैं उसको कितना लाइक्स आया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक बीमारी लग गई लोगों को, बीमारी लगी, मतलब इससे उनको डिप्रेशन आना शुरू होता है जब उनको मतलब आपने अपनी पर्सनालिटी को बोली पे लगा दिया है कि मतलब 10,000 लोग मुझे, तो बोली लग गई ना ये, तो मतलब आपने रियल वैल्यू तभी है जब कोई और रिकॉग्नाइज करे, जबकि ये गलत। आपकी वैल्यू आपके अंदर रहेगी, चाहे कोई रिकॉग्नाइज करे चाहे नहीं करे। मतलब गुलाब का फूल ही रहेगा, चाहे कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करे। सो मेरे हिसाब से ये पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चों को कि ये रेस नहीं है, इट इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। देयर आर सो मेनी किड्स आई हैव सीन हु हैव बिल्ट देयर करियर्स, सो मेनी म्यूजिशियंस जिनको प्रोफेशनली काम मिला है बिकॉज वो अपने कुछ बना के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। देयर आर सो मेनी बेकर्स जिन्होंने मल्टी मिलियनर बन चुके हैं बेकिंग से, just because they kept it, because it's an art, it's they're adding value to somebody। वो अपनी नेल पॉलिश की फोटो नहीं लगा रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे देखो मैं सहर काजी के साथ सेल्फी ले रही हूँ या मैं हेमा मालिनी के साथ सेल्फी, वो कुछ काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली साधन है, आप इनको अपने आप को प्रमोट करने के लिए, और आपको अपने आप को प्रमोट करना आना चाहिए क्योंकि वो भी एक कला है, लेकिन सही ढंग से। जैसे आपने बोला आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, बट यू नो हो क्या गया है, देयर आर कंपनीज व्हिच पे यू इफ यू हैव मोर सब्सक्राइबर्स। सो व्हाट पीपल नाउ दे हैव स्टार्टेड बाइंग सब्सक्राइबर्स एंड दे डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। मतलब मैं सोचता हूँ कि इनको रात को नींद कैसे आती है, क्योंकि ये तो कोरी बेईमानी कर रहे हैं ना कि आपके सब्सक्राइबर्स हैं 10,000, आप उसको दिखा रहे हैं 1 लाख। कैन यू बिलीव? साधु संत जो होते हैं, मतलब जो भगवा पहन के घूमते हैं, वो घूमते रहते हैं बोल के कि सर कोई बंदा बताइए ना सोशल मीडिया का जो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दे। मुझे बहुत हैरानी होती है। मतलब आप अपना काम जेन्युइनली कीजिए ना, ऑर्गेनिकली जो है वही आपका नसीब है। आप उसको बढ़ा चढ़ा के अपने आप को इवेंचुअली तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। अच्छा आपने 4 पैसे, क्या हो जाएगा? वो पैसे चोर भी लेके जा सकता है, वो भूचाल में भी खत्म हो सकती है। मतलब पैसा क्या है? पैसा तो मतलब इट्स अगेन, पैसा इज प्रोडक्टिविटी ना, इट्स अ मीडियम। तो आपको कितना चाहिए वो, और बेईमानी का क्यों चाहिए ये पूछिए ना। बेईमानी का पैसा क्यों चाहिए? शॉर्टकट क्यों लगाना है? देयर इज
एक ही मैसेज दूंगा, ये जो सवाल पूछा आपने, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वो सस्टेनेबल नहीं है। मुझे एक चीज बताइए सर जी, देख भाई देख को कितने साल हो गए? 27 साल। 27 साल सर जी। मैंने 27 साल में कुछ भी डायरेक्ट नहीं किया है, फिर आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रही हैं? क्योंकि सर इट्स अ लेगेसी जो आपने क्रिएट कर दिया, उसको जिंदगी भर क्योंकि जो मैंने किया, देखेंगे, मेहनत से किया, ईमानदारी से किया, और वो सस्टेनेबल है। और ये जो आप आया कि मेरे फॉलोअर्स 10 लाख हो गए, ये ट्रांजिएंट होता है, ये रहता है, फिर कोई और आ जाता है, वो मतलब ये चालाकियां हैं, चालाकियों से जिंदगी थोड़ी जी जाती है, जिंदगी तो ईमानदारी से जी, बेशक सर, बेशक। तो मजा भी है। यही बात आपने अपने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में बोली थी कि मैंने अपने अब्बा से, अपने वालिद से, अपने पिताजी से ऑनेस्टी सबसे ज्यादा सीखी, और मैंने जो काम भी किया मैंने ऑनेस्टी के साथ किया, एंड दैट्स माय रूट टू सक्सेस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, मेंटल हेल्थ पर एज अ फिल्म मेकर प्रोड्यूसर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले आज से 8-10 साल पहले तक मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता था। मतलब उस माँ बाप अपने बच्चे की बीमारी को छुपाते थे, अपनी बीमारी को छुपाते थे, हम लोग इसको समझते नहीं थे। मेरे हिसाब से जैसे आपका एनजीओ है और बहुत एनजीओ है, और जनरली इसमें प्रेस का बहुत हाथ है, पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर तबके में इसके ऊपर लिख के, एंड देन some of the celebrities have been very brave, like Deepika Padukone, who have come out and said that they have been, and many young girls like you I have met who are active in terms of reaching out to people who are suffering from, देखिए मानसिक बीमारी है क्या? हम बोलते हैं कि बंदा नॉर्मल है, बंदा नॉर्मल नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? कोई भी इंसान कुछ भी बनता है अपनी सोच से, ठीक है, और हर आदमी का लाइफ में उतार चढ़ाव को अब्सॉर्ब करने का, मतलब लाइफ के शॉक्स को, लाइफ की हार्डशिप को, एंड लाइफ इज अनफेयर ऑल्सो, लाइफ की अनफेयरनेस को डील करने के लिए जो मजबूती आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए, जब वो नहीं होती है तो आपकी थिंकिंग नेगेटिव तरफ जाना शुरू कर देती है। नेगेटिव थिंकिंग से आपका उत्साह कम होता है, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट लाइफ की नॉर्मल चीजों में खत्म हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि बंदा क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, और उसको डॉक्टर साइकोटिक ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं। Whereas in such a case, what the patient requires first and foremost is two things: love and respect. No matter how deep down in his own thinking he is, he still wants appreciation, he still wants love, he still wants respect. If you give him that, and if you start showing him hope, देखिए lack of hope is depression. अदरवाइज तो फांसी पे चढ़ता हुआ आदमी भी अगर होप रखता है तो शायद बच जाता है, कई बार बच जाता है, मतलब ऐसे किस्से भी सुनने में मिले हैं कि बच जाता है। लेकिन अच्छी, मतलब आपने देखा पीपल, आई मेट वुमेन साहब जो सॉलिटेयर्स पहने हुए हैं, यहाँ भी उन्होंने सॉलिटेयर्स पहने हुए हैं, पर वो डिप्रेस्ड है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन बच्चे या पति या परिवार, या मतलब जब आप चीजों का सही विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, एक बैलेंस जो होता है लाइफ का वो नहीं कर पाते हैं, तो आप डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन इसको जज नहीं करना चाहिए, मतलब जस्ट बिकॉज आप डिप्रेस नहीं होती है और दूसरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुपीरियर है। मतलब one should reach out to them, and the only way is to talk to them continuously, give them hope, give them love, give them respect. उनकी रुचि जगानी होती है, एक बार रुचि जग गई फिर वो वापस ठीक हो। बट मैंने देखा है जो ये क्योरेबल है। I have seen people who were depressed and they were even thinking of suicide, and some of them who even tried it, and 5 years back
I mean 5 years hence they were ruling the world. So ये दौर होता है, इसमें अगर हम saying love and respect, no judging attitude. देखिए, जो बंदा डिप्रेस्ड है वो ज्यादा देर बिस्तर में रहेगा, वो नहाएगा कम, उसकी भूख मर जाती है, वो बात कम करता है. तो ऐसे में अगर आप उसको ताड़ना शुरू कर देंगे या कंपेयर करना शुरू कर देंगे, या बोलेंगे समझ में नहीं आता, इतने बड़े हो गए हो, नहाते क्यों नहीं हो, ब्रश क्यों नहीं करते हो, सोए क्यों पड़े हो, ये कर लो, वो नहीं काम आता है. आपको उनके लेवल पे जाके रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है उनसे. You need to still give them. I think they respond best to love. If they know that they are being loved, because everybody loves to be loved. Show me one person who says, मेरे ख्याल से अगर कोई हिटलर को भी जाके कुछ को करता तो वो भी थोड़ा पसीज जाता. मतलब प्यार तो हर आदमी. So yes, emotion. Absolutely. And I don't mean romantic love. I mean universal love. Absolutely, sir. I guess love is the driving force of the universe. So, अगर हम उस बात को समझे तो शायद mental health issues काफी हद तक resolve हो जाए. सर, मैं चाहूंगी कि जाते जाते खास मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को आज देना चाहेंगे. मेरे हिसाब से be yourself, be passionate in whatever you do, and be true to yourself, and please do not compare yourself to others. It's not worth it. You are 100% complete. Just believe in yourself is what I would like to say. Okay, sir, all the best. Take care. I sign off now. सर जाते जाते सर मैं आपके लिए एक कोट कहना चाहूंगी, जो आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें आज हमारे साथ शेयर करी है, जिससे बहुतों की जिंदगी सुधरेगी. तो मैं एक आखिरी कोट से इस शो को एंड करना चाहूंगी, which is victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. जी, lovely, very nice. Thank you very much, sir. बहुत शुक्रिया once again आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए. आपका हार्दिक धन्यवाद. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको मुझे अपने शो में बुलाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स लॉट. बाय बाय. तो आज हमारे साथ आनंद जी जुड़े थे मुंबई से दोस्तों, और हम शुक्रगुजार हैं हमारे सोशल मीडिया पार्टनर्स के, आप सबके, कि आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं कि हम हर हफ्ते एक खास मेहमान को बहुत सारी खास बातों के साथ बुलाकर लाते हैं. हमारा सिलसिला जारी रहेगा. देखते रहिए नर्चर लाइफ टॉक्स विद सहर. अपने दोस्तों तक, अपने घर वालों तक हमारी बातों को पहुंचाइए. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए बहुत खास मेहमान के साथ. तब तक आपसे अलविदा लेती हूँ. शुक्रिया.